सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूलों में छुट्टियों में कटौती पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर पत्र जारी किया है, जिसमें अवकाश तालिका को निरस्त कर दिया गया है। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये फैसला लिया गया, जिसमें खुद नीतीश कुमार ने पहल की है और के पाठक को ये आदेश दिया। कल शिक्षक दिवस पर प्रतिरोध मार्च शिक्षकों की तरफ से किया जाना था, जिससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें हस्तक्षेप किया। उनके पहल के बाद अब के पाठक की तरफ से जारी इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, छठ, दीपावली की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी। दुर्गा पूजा समेत त्योहारों की छुट्टियों पर कटौती का शिक्षक विरोध कर रहे थे। इस साल सितंबर से 12 छुट्टियों में कटौती हुई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के पहल के बाद ये आदेश निरस्त हो चुका है। बिहार सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि ये सनातनियों की जीत है और जब जब बिहार सरकार तुष्टीकरण के लिए हिंदू विरोधी काम करेगी, बीजेपी ऐसे ही इसका विरोध करेगी। मौलाना लालू के दबाव में जब जब नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी। आज हिंदुओं की कैंसिल की हुई छुट्टियां को वापस लागू करना बिहार के लाखों हिंदू सनातनियों की विजय है। इधर जातिगत गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गणना में ट्रांसजेंडर को जाति में शामिल करने की चुनौती दी गई है। जातिगत गणना में ट्रांसजेंडर की भी जाति बताई गई है, जिसमें याचिका में सर्वे को शून्य करार देने की मांग कर दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार सरकार की तरफ से कराए गए जातिगत गणना में 214 जातियों में ट्रांसजेंडर को भी एक जाति के रूप में शामिल करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि ट्रांसजेंडर को लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर जाति के आधार पर इसमें नामित किया गया है, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सनातन धर्म पर दिए अपने बयान पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन अब भी कायम है। बीजेपी लगातार माफी की इसे लेकर मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी के विरोधी पार्टियां खुलकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के बयान का विरोध नहीं कर रहे। सवाल यही कि क्या सच में INDIA गठबंधन सनातन विरोधी है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना में बीजेपी नेताओं की है। उदयनिधि स्टालिन से माफी मांगने की बात की जा रही है, पर उदयनिधि अपने बयान पर कायम हैं। कह रहे हैं सनातन पर दिए अपने बयान पर उन्हें कोई अफसोस नहीं। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடுலாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க। उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक सुर में INDIA गठबंधन के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में, और उनके उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? अब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस महासचिव ने सफाई दी है। हालांकि उन्होंने भी बयान का विरोध नहीं किया। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. सनातन पर दिए बयान और फिर इस पर जारी सियासी बयानों से निपटना INDIA गठबंधन के नेताओं के लिए भी चुनौती है। मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, इसलिए विरोधी गठबंधन के कोई भी नेता कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन एक बयान ने देश की सियासत में उबाल जरूर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्टालिन को इतिहास ही मालूम नहीं है। सनातन शक्ति से हर वर्ग के लोग बंधे हुए हैं। सनातन शक्ति ही भारत की शक्ति है। सनातन शक्ति को समाप्त करने वाले खुद ही समाप्त हो जाएंगे। नहीं मालूम है, जब शंकराचार्य जी ने अल्पायु में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम घूम घूम करके सनातन धर्म की स्थापना की, और ये सनातन धर्म ऐसा है कि हर वर्ग उससे बंधा हुआ है, और हमारी सनातन शक्ति ही भारत की शक्ति है। वो क्या भगाएंगे? आप देखिएगा आने वाले दिनों में वो भी समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान के बाद तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन और उनके बेटे के खिलाफ मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने इन दोनों के खिलाफ परिवाद दायर कराया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के अपमान करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता ने इस मामले में धारा 500, 504, 295, 295 क, 298, 120B के तहत मामला दर्ज कराया है। इस परिवाद को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 14 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। आज CJM मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने एक आपराधिक मुकदमा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ साथ उनके पुत्र उदयनिधि जो युवा खेल मंत्री हैं उनके विरुद्ध दर्ज कराया है। इस मुकदमा में IPC की धारा 500, 504, 295, 295 का, 298 और 120B के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि भारतीय संस्कृति और सनातन के विरुद्ध जिस तरह का साजिशन बयान दिया गया। मुजफ्फरपुर में जन स्वराज पदयात्रा शिविर में प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अहम बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर इसे सही नियत से किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो तो उससे फायदा ही होगा। ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन, आज वहां इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी। जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। कृषि मंत्री ने नवादा के सिरदला और मिसकौर प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कृषि मंत्री ने अनुपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारी प्राथमिकता है कि ये किसानों के लिए स्वर्ग है। वैसा भवन जहाँ पे किसान का रिश्ता हो, अगर उस भवन में अधिकारी हमारे नहीं बैठेंगे, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, तो इस विकट परिस्थिति में आखिर किसान को बचाएगा कौन? इसलिए मैं लगातार घूम रहा हूं और मुझे बहुत दुख है कि यहाँ पे एक भी जो है किसान कोऑर्डिनेटर जो है, मतलब किसान सलाहकार नहीं है, ATM BTM के लोग नहीं हैं। कई लोगों से मैंने फ़ोन पे बात किया, कहाँ है, वीडियो कॉलिंग करिए, ये करिए, वो करिए। जो हमारा काम जो है, प्राथमिकता है कि ये किसानों के लिए स्वर्ग है। वैसा भवन जहाँ पे किसान का रिश्ता हो,
अगर उस भवन में अधिकारी हमारे नहीं बैठेंगे, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, तो इस विकट परिस्थिति में आखिर किसान को बचाएगा कौन? डुमरी के महासंग्राम में किसकी जीत होगी और किसे मात मिलेगी, इसका फैसला जनता की अदालत में होने वाला है। जबकि चुनाव परिणाम 8 सितंबर को सामने आएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने भयमुक्त वातावरण में वोटिंग कराने के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करने का दावा किया है। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जैप, जगवार और गिरिडीह जिला पुलिस बल के जवानों को संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर तैनात किया गया है। डुमरी उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी वोटिंग कर पाएंगे। और इसके लिए 373 पोलिंग स्टेशन में से 88 सामान्य, 142 संवेदनशील और 143 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं। डुमरी के 2,98,629 मतदाता 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। पूरी मतदान प्रक्रिया पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी और इसका फैसला डुमरी की जनता के हाथ में है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। विधानसभा उपचुनाव में आज जो है मतदान हो रहा है और तमाम 373 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम जिस समय यहाँ खड़े हैं, ये बूथ है डुमरी प्रखंड का उत्तरी इसरी पंचायत, जहां पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 24 जवानों की तैनाती की गई, जिसमें महिला जवान भी शामिल हैं और एसएसबी के साथ जिला पुलिस के जवान शामिल हैं। तमाम लोग मुस्तैद हैं। यहाँ पर कुल 4 आपको यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं, 132, 133, 134 यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं। और देख सकते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं, ये पिंक बूथ है, जहाँ बेहद खूबसूरती के साथ पिंक बूथ को सजाया गया है। जो जागरूक वोटर हैं उनके लिए सेल्फी का भी इंतजाम किया गया है, ताकि आएं और यहाँ पर सेल्फी लेकर दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें। ये वास्तव में डुमरी आज लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए किस तरह तैयार है, डुमरी आज अपने सपने को लेकर किस तरह वोट करेगा। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक कोशिश यही है ये एक सुरक्षित मतदान हो सके और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 डुमरी। तो डुमरी उपचुनाव के मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सभी बूथों पर एसएसबी के साथ जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। डुमरी विधानसभा 3 प्रखंडों में फैला हुआ है, जिसमें गिरिडीह जिले का डुमरी प्रखंड, बोकारो का नवाडीह और चंद्रपुर प्रखंड शामिल है। तमाम जगहों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अगली खबर बिहार के कटिहार से, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ गई। मामला आजमनगर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक महिला मरीज को रोड पर चलते चलते स्लाइन चढ़ाने का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से महिला मरीज सड़क पर पैदल चलती हुई और उसकी दूसरी महिलाओं जो उसके साथ खड़ी नजर आ रही है, उसके हाथ में स्लाइन की बोतल नजर आती है। ये तस्वीर अपने आप में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर को और उसकी पोल को खोलने के लिए काफी है। कहा जा रहा है कि मुक्ति देवी को इलाज के लिए आजमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन अस्पताल से वापस उसे घर जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या करने आया था, पूछिए। क्या करने आए थे? एम्बुलेंस। मैं इस व्यवस्था को देखकर हतप्रभ हूँ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आजमनगर का व्यवस्था को देख करके हैरत हूँ कि ये लोग करता क्या है। गरीबों के साथ इतनी नाइंसाफी कि उसको पैदल हॉस्पिटल से सलाइन टांग के रोड तक लाता है। बक्सर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाया। डुमरांव में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे अश्विनी चौबे शहीदों की प्रतिमा पर गंदगी देखकर बेफर गए। अपने गमछे से प्रतिमा को उन्होंने साफ किया, साथ ही कार्यक्रम में मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुधर जाने की नसीहत दे दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भी मैं सख्त निर्देश देता हूं कि किसी भी हालत में शहीदों के साथ
शहीद बन या शहीद के जो मूर्ति है, या तो आप लगाओ, नहीं लगाओ तो अच्छा तरह सम्मान करो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने INTI गठबंधन को सनातन विरोधी बताया और कहा कि खास समाज को संतुष्ट करने के लिए INTI गठबंधन के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो INTI के का जो दृष्टि है, जो करोड़ों फैले हुए सनातनियों के बारे में जो उनकी दृष्टि है, वो उनके बयान से परिलक्षित होता है। और आपने हाल में भी देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से रामचरितमानस पर नकारात्मक टिप्पणियां की, श्रीमती सोनिया गांधी ने राम को एक काल्पनिक पात्र बतलाया, और इस प्रकार के कई अलग अलग बयान के द्वारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर सीधा प्रहार करने का काम किया गया। खबर बगहा से, जहां किसान शुगर फ्री धान की खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बगहा अनुमंडल क्षेत्र के रामनगर प्रखंड के सोहसा पंचायत के हरपुर गांव के प्रगतिशील किसान विजय गिरी के खेतों में लगाए काला, लाल और हरा धान की फसल लहलहाने लगी है। अब कृषि वैज्ञानिक से लेकर अधिकारी तक खेतों में पहुंचकर किसान के जज्बे की सराहना कर रहे हैं। उन्नत तरीके से हो रही धान की खेती किसानों को मालामाल कर रही है। विजयगिरी के फील्ड पर हम लोग विजिट करने के लिए आए थे, क्योंकि ये प्योरली ऑर्गेनिक, पूर्ण तरह से जैविक धान की खेती करते हैं। उसमें 17 से 18 वैरायटी लगाते हैं, और ये जो चावल लगाते हैं, पर्पल कलर हो या लाल और काला चावल, इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी खासियत है कि शुगर फ्री है। पटना में हुए नीलेश मुखिया हत्याकांड को करीब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। बता दें कि नीलेश मुखिया का संबंध बीजेपी से था और अपराधियों का संबंध आरजेडी से बताया जा रहा है। अब बीजेपी के नेता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। तो नीलेश मुखिया की पत्नी का कहना है कि पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि वो हर संभव कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल माइलेज का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि इंसाफ मिलना चाहिए। नीलेश मुखिया जिस प्रकार से समाज के रचने बसने वाले व्यक्ति रहे हैं, और अभी भी मन में आप देखेंगे कितने लोग सड़कों पे हर प्रकार से रहने का काम करते हैं। आज पूरी तरह से इंसाफ चाहिए। उस इंसाफ को मांग के लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन का कमजोर रवैया, एक्शन ना लेना अपराधियों के खिलाफ, और जो सरकार की यहाँ कानून व्यवस्था है बिल्कुल ठप नजर आती है। ये मालूम चलता है कि मेरे पति को 31 जुलाई को गोलियां लगी, इस दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई 23 अगस्त को, और अभी भी आरोपी फरार है। पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, यही तीनों आरोपी हैं जो नामजद हैं, जो अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। तो मैं यही पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि अपनी कानूनी व्यवस्था को टाइट कीजिए। और भागलपुर से बड़ी खबर, जहां इशाक चक बरहपुरा मोहल्ले में शनिवार को बदमाशों ने दूसरे गैंग के घर पर फायरिंग कर दी। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो में साफ नजर आता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधी यहां आते हैं और फायरिंग करते हैं। गोलीबारी के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच की बात कह रही है। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां पर पीट कर मां की हत्या कर दी गई। नशेड़ी बेटे पर मां की हत्या का आरोप लगा है। लोहे के रॉड से पीटकर मां की हत्या की गई है। खलासी टोला मोहल्ले की यह घटना, और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक तारा देवी खलासी टोला मोहल्ले की रहने वाली थी, और कहा जा रहा है कि तारा देवी का बड़ा बेटा विकास भट्ट नशे का आदी है और आए दिन नशे को लेकर अपनी मां से पैसों की मांग करता था। पैसा नहीं मिलने पर वो आए दिन अपनी मां के साथ मारपीट भी करता था। बीते दिन भी उसने लोहे के रॉड से हमला किया, जिससे उसकी मां की जान चली गई। खबर बेतिया से, जहां मझौलिया के लाल सरैया में जहरीली शराब मौत मामले में बीमार शख्स ने पुलिस के सामने अपना बयान बदल दिया है। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तीसरा बीमार शख्स आंसू पासवान के अस्पताल से अब छुट्टी हो चुकी है। आंसू पासवान ने पुलिस के सामने शराब नहीं भांग खाने की बात कही है। बेतिया एसपी कार्यालय में एसडीपीओ और मुख्यालय डीएसपी के सामने पुलिस ने बयान दर्ज किया। एसडीपीओ
महताब आलम का कहना है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई उस मामले की जांच अभी जारी है। 2 लोगों की मौत से हताश परिजनों ने शराब पीने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि भांग खाने से वो बीमार हुआ था। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया पुलिस पर दबाव बनाकर बयान बदलवाने का आरोप लगाया। तो अशोक मर गई तो इस सांझ खुनी खाना वाना खा के सुतलन तो इनका देह में बेचैनी हो गल तो हम ना जानी जे एथी खैले बने उ लोग के तर मरल बा उ 2 आदमी जो मरल बा किशोरी असो शराब पी के मरल लो। अच्छा आरो का बुझैलो पोता के बारे में? हम हमरो बुझाल जे हमर पोता शराब पी ले बने तो हम खुदे बड़ा बाबू का लगे दौड़ के जाके बड़ा बाबू के बुला के लिया के हम बड़ा बाबू के हवाले कइनी। का खैले रहल एथी भांग के गोला। ये तो आप लोगों ने भी देखे यहाँ पर जिस हिसाब से इन लोगों ने बयान दिया है, जो कि इसका इनका बयान उस दिन लिया गया था। तो जैसा कि इसने बताया कि उस दिन वो भांग का गोला खाया था, पर चूंकि इनको नहीं पता था, इन्होंने बताया चूंकि जब इस तरह की अफवाहें जब चली कि मतलब इस हिसाब से लोग मर गए या फिर जिस तरह की अफवाहें चल रही थी, तो इन्हें ऐसा लगा कि इनका बेटा भी जो है ना इसी तरह का कुछ सेवन कर लिया है। प्रशासन आज भी जहरीली शराब से हुई मौतों को दबाने में परेशान है, क्योंकि ये जो पुलिस के संरक्षण में पूरे बिहार में जहरीली शराब की जो बिक्री हो रही है, इस बिक्री के पैसे क्या माननीय लोगों के पास जाते हैं जो कि सरकार चुपचाप बैठी हुई है। इधर डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता कतारों में लगे हुए हैं और जेएमएम प्रत्याशी से राज्य के मंत्री बेबी देवी अलारगो स्थित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 347 में मतदान करेंगी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह अलारगो मध्य विद्यालय है और यहाँ 3 बूथ है, 345, 346 और 347। हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है मतदाता लाइन में पूरी तरह से खड़े हैं और मतदान करने के लिए आप देख सकते हैं कि सभी लोग लाइन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पुलिस की भी जो फोर्स की है उसकी भी तैनाती की गई है। सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो पूरे मुस्तैदी के साथ यहाँ मतदान करवाने के लिए खड़े हैं। हम कुछ लोग हैं उनसे हम पहले बात करते हैं कि एक चीज बताइए, किस प्रकार से आप लोग इतना सवेरे सवेरे मतदान करने के लिए आए हैं, क्या मन में सोच के आए हैं? मन में यही सोचे हैं कि मतदान जल्दी करेंगे तो जल्दी करना चाहिए और सबसे पहले काम यही करना चाहिए। एक चीज बताइए, क्या सोच के मतदान करने आए हैं? नहीं, मतदान करने आए हैं इसी लगे कि जल्दी करने से ठीक रहेगा, है नहीं, समय भी बहुत कम है। देखिए जिस तरह से हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये अलारगो का विद्यालय है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मतदाता हैं पूरी तरह सुबह से ही, जो एक कहावत भी है कि पहले मतदान फिर जलपान, इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं ये मतदाता। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मतदान शुरू हुआ है और लोग खड़े हैं, हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात सामने जरूर आ रही है और इसमें हम कह सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सुबह सुबह मतदान करने अगर लोग लाइन में आ जाते हैं तो मतदान की जो प्रतिशत है वो बढ़ती है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है और सुबह से ही लोग पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में अब देखना यह है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा किस प्रकार से लोगों का रुझान मतदान के प्रति आगे बढ़ेगा। ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ के जो दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, उनका कोरोना में जब बीमार पड़े उसके बाद उनका देहांत हो गया और यहाँ उसके बाद उपचुनाव हो रहा है और 6 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में खड़े हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। इस बुलेटिन में बस इतना ही।